हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल मैरिजेस में बहुत इश्यूज चल रहे हैं एंड काफ़ी ऐसी मैरिजेस हैं जो एक बैड मैरिज की तरफ जा चुकी है। तो जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या तो वो अलग रह रहे हैं एंड अगर वो साथ में भी रह रहे हैं तो उनके बीच में पूरे टाइम चल रहे हैं लड़ाई झगड़े। एंड इन दोनों के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो एंड दिस सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बैड मैरिज को आप शादी से पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इस कलेश वाली मैरिज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। तो एंड तक आप जुड़े रहें इन टुडेज़ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि जितनी ये बैड मैरिजेस हैं इन सब में आपको एक कॉमन ट्रेंड ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आप बात करेंगे विद वन पार्टनर, लेट्स से उनका नाम है राहुल, हु इज़ स्टक इन अ बैड मैरिज। तो राहुल को शादी से पहले ये समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं। तो राहुल को आइडिया लग गया था, उसको कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी कि यहाँ पर गड़बड़ तो ज़रूर है। बट राहुल ने सोचा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं शादी कर लेता हूँ। एंड टुडे राहुल इज़ स्टक इन अ बैड मैरिज। तो ये जो कॉमन ट्रेंड है वो आपको सभी बैड मैरिजेस के केस में ज़रूर मिलेगा कि शादी से पहले जो रेड फ्लैग्स हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। एंड सबसे बड़ा कैच यहाँ पर यह है कि वो जो रेड फ्लैग है इट वॉज नॉट अ मेजर रेड फ्लैग, एक कोई बड़ा शॉकिंग रेड फ्लैग नहीं था, कुछ छोटे छोटे इश्यूज दिखाई दे रहे थे राहुल को। तो ये छोटे इश्यूज कैसे हो सकते हैं? तो हो सकता है कि वो जो लड़की है हु वॉज द अदर पार्टनर, तो वो जो लड़की है वो राहुल का फ़ोन नहीं उठाती थी हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक। वो लड़की बहुत ही पैसिव एग्रेसिव नेचर दिखा रही थी, या फिर हो सकता है कि वो जो लड़की है बहुत एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड दिखा रही थी, बात बात पर गुस्सा हो जाती थी, डिसइंटरेस्टेड लग रही थी इवन बिफोर द वेडिंग फंक्शन। तो ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज राहुल को दिखाई दे रहे थे एंड यही यहाँ पर सबसे बड़ा कैच है। बिकॉज अगर कोई बड़ा शॉकिंग रेड फ्लैग रहता कि उस लड़की का तो अफेयर पता लग गया, उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड पता लग गया, फिर तो ये शादी कैंसिल हो ही जाती। बट यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इश्यूज एंड इस तरह के छोटे रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे थे राहुल को एंड इन छोटे रेड फ्लैग्स को राहुल ने इग्नोर कर दिया कि चलो यार ये कौन सी बड़ी बात है। अब ये है यहाँ पर सबसे बड़ा कैच। तो यहाँ पर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इन नेगेटिव वाइब्स को इग्नोर मत करें। तो बिफोर द वेडिंग जो लड़का लड़की हैं उनके बीच में एक कोर्टशिप पीरियड चलता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। अब इस कोर्टशिप पीरियड के दौरान अगर आपको ये नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो उनको आप प्लीज़ इग्नोर मत करें। प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे यार मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, ये जो लड़की है वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही है, या ये जो लड़का है वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है। बिकॉज़ होता क्या है, बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि दीज आर वेडिंग ब्लूज़, ये कुछ वेडिंग ब्लूज़ हैं इसलिए राहुल तुम ऐसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो कोर्टशिप पीरियड रहता है बिफोर द वेडिंग, वो तो आपकी मैरिज का बेस्ट पीरियड रहता है। दैट इज़ द मोस्ट इंजॉयबल एंड मेमोरेबल पीरियड ऑफ योर मैरिज, वो जो कोर्टशिप पीरियड रहता है। बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड ये जो रिलेशनशिप है इट इज़ योर नंबर 1 प्रायोरिटी इन लाइफ एंड आपके अंदर बहुत अच्छे हैप्पी हॉर्मोन्स ट्रिगर हो रहे होते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट एक हैप्पी स्टेट में रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड।
नई नई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस रहती है, आपके अंदर पूरी एनर्जी रहती है। एंड तभी आप देखेंगे कि जो लोग कोर्टशिप में रहते हैं तो उनके बीच में घंटों तक फ़ोन पर बात हो रही है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो तो चलती हैं ओनली ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड। तो देखिए शादी में, अब शादी के बाद तो क्या होता है नो वन कैन टेल, बट एटलीस्ट ये जो कोर्टशिप पीरियड है वो काफ़ी इंजॉयबल रहता है बिफोर द मैरिज। नाउ अब अगर आप उस कोर्टशिप पीरियड में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप उस कोर्टशिप पीरियड में भी इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शादी के बाद तो हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। बिकॉज अगर कोर्टशिप पीरियड में भी आप डोमिनेट हो रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, आपको पैसिव एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर शादी के बाद तो ये जो सब नेचर है, ये जो सब एटीट्यूड है वो और ज़्यादा एनहांस होने वाला है। एंड जब ये नेचर, ये एटीट्यूड और ज़्यादा एनहांस हो जाता है आफ्टर द मैरिज, तब हो जाती है वो एक बैड मैरिज। तो ये रेड फ्लैग्स आपको यहीं पर पकड़ने हैं, इन पर आपको एक्ट ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको ये एग्ज़ाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो एग्ज़ाम्पल ये रहेगा कि एक लड़का लड़की है, अगेन इनकी सगाई हो चुकी है, दे आर इन देयर कोर्टशिप पीरियड, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इनकी शादी होने वाली है। अब ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड वो लड़की क्या करती है, उस लड़के का फ़ोन नहीं उठाती है, वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस सेंड करता है तो उन व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती है, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 2 हफ्ते तक कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर वो लड़का जब पूछता है कि अच्छा डियर ईशा जी तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो वो लड़की कह देती है कि अरे मेरा काम ये थोड़ी है कि तुम्हें बस रिप्लाई करती रहूँ मैं। तो वो लड़की और ज़्यादा एग्रेशन दिखाती है उस लड़के को जब वो पूछता है कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। एंड वो लड़की ऐसा कुछ बहाना बना देती है कि अच्छा मेरे पास तो ये व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव ही नहीं हुए थे। तो व्हाट्सएप में मैसेजेस रिसीव ना होने का तो एक ही मतलब है कि ब्लॉक किया गया था या फिर वो लड़की रिप्लाई नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह वो जो लड़की है वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाती है उसको जब वो पूछना चाहता है कि आपने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर वो जो लड़का है उसे क्लियर नेगेटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो एटीट्यूड आ रहा है फ्रॉम द गर्ल साइड, वो एक बार नहीं, वो बार बार इसी तरह का एटीट्यूड आ रहा है उसकी तरफ से। अब ये लड़का सोचता है कि अरे मैं तो हफ्ते तक, 10 दिन तक मैसेजेस भेजता रहा, ना तो उस लड़की ने रिप्लाई किया। चलो अच्छा रिप्लाई नहीं किया, एटलीस्ट वो अपनी मिस्टेक को मान सकती थी, बट अपनी गलती को मानने की बजाय वो और ज़्यादा एग्रेशन दिखा रही है, वो और ज़्यादा पैसिव एग्रेसिव एटीट्यूड उस लड़के को दिखा रही है। तो वो झूठ बोल रही है कि अच्छा व्हाट्सएप पर मैसेजेस रिसीव नहीं हुए या फिर मैं तो पूरे टाइम बिजी रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ उसने बहाने बना दिए। तो डेफिनेटली उस लड़की की तरफ से एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड आ रहा है। एंड वो जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है इस लड़के को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है। बट होता क्या है, अब ये लड़का सोचता है कि चलो यार ये तो छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात पर इशू क्यों बनाना है, चलो मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ, मे बी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो लड़का है वो चुपचाप शादी कर लेता है, इन दोनों के बीच में शादी हो जाती है। अब शादी के बाद जो है ये पैसिव एग्रेसिव जो एटीट्यूड था, जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड था, वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है बाय द गर्ल। एंड दिस लीड्स टू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम आफ्टर द मैरिज। एंड फिर ये शादी चली जाती है इन दैट बैड मैरिज वाला मोड, जो कि इन दोनों के लिए बहुत ही पेनफुल सिनेरियो है। तो अगेन यहाँ पर ये जो आपको छोटे छोटे सिग्नल्स दिखाई देते हैं, जो आपको नेगेटिव वाइब्स दिखाई देते हैं, उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एवरीथिंग मैटर्स। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो छोटी सी बात है, इस पर क्या इश्यू बनाना है। देखिए एवरीथिंग मैटर्स। एंड आई नो दैट एक शर्म वाला भी फैक्टर रहता है। तो वो लड़का ये भी सोचता है कि अरे यार ये तो छोटा सा इशू है,
अगर मैं शादी कैंसिल करूँगा तो क्या बोल के कैंसिल करूँगा कि अच्छा उस लड़की ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो शादी कैंसिल कर दें, तो वो एक शर्म वाला फैक्टर भी रहता है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको उस शर्म वाले फैक्टर से फ्री करना चाहूँगा। देखिए अगेन, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं दे मैटर अ लॉट। ये जो छोटे इश्यूज़ हैं दे लीड टू नरक इन द मैरिड लाइफ लेटर। तो उनको आप बिल्कुल इग्नोर मत करें। वो जो नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही हैं दे आर कमिंग फॉर अ रीज़न। उनको आप रबिश मत करें कि अच्छा मेरी बॉडी की तरफ से कुछ नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं ना, ये कुछ मेरे अंदर मेंटल लोचा हो रहा है, वो लड़की तो ठीक है, ये मैरिज बिल्कुल सही चल रही है। तो ऐसा आप खुद को ट्रोल मत करें, खुद के इंस्टिंक्ट्स को आप इस तरह रबिश मत करें। एंड हाँ, ये भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप तुरंत उस शादी को कैंसिल मत करें। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक हफ्ते के बाद उस शादी को कैंसिल कर दिया। आप पहले तो दूसरे पार्टनर के साथ क्लियर डिस्कशन करें कि देखिए डियर ईशा जी, ये जो बिहेवियर आप मेरे साथ करती हैं इट इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर, दिस इज़ अ बैड बिहेवियर। मुझे बुरा लगता है जब आप मेरे मैसेजेस का 2 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं करती हैं। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम माय फियांसे। अब अगर लड़की की तरफ से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है और ज़्यादा एग्रेशन आता है, फिर तो मामला ख़त्म है। भाई आपने डिस्कशन भी करने की कोशिश करी एंड तब भी अगर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है, फिर तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर उस लड़की की तरफ से थोड़े से पॉजिटिव साइंस आते हैं कि अच्छा डियर राहुल, ठीक है मैं अपनी मिस्टेक को मान रही हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मुझे तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहिए था, चलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी बेटर इन दिस रिलेशनशिप। अब अगर इस तरह का एक इम्प्रूवमेंट वाला एटीट्यूड आता है फ्रॉम दी अदर पार्टनर, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्टशिप पीरियड को आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं कि अच्छा मे बी आपका जो कोर्टशिप पीरियड है वो 2 महीने का था, आपने 2 महीने से 4 महीने का कर लिया ताकि आप अच्छे से एक दूसरे को समझ सकें। एंड हो सकता है आपको शायद वेडिंग फंक्शन इसके लिए पोस्टपोन भी करना पड़े, बट आप वेडिंग फंक्शन को पोस्टपोन करें इफ़ रिक्वायर्ड, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बीच में जो सेटिंग है वो जम रही है या फिर नहीं जम रही है। तो आपने अपने कोर्टशिप पीरियड को एक्सटेंड किया, उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है इन दी एटीट्यूड ऑफ द गर्ल, अगर उसी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है, फिर अगेन यू हैव टू टेक अ कॉल। बट अगर इन अ गुड पॉजिटिव सिनेरियो, अगर उस लड़की का जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो जाता है एंड आपको अब अगर पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं फ्रॉम द गर्ल, देन यू कैन गो अहेड विद द मैरिज। बट अगर कोर्टशिप पीरियड को एक्सटेंड करने के बाद भी आपको नेगेटिव वाइब्स ही आ रहे हैं, देन यू नीड टू टेक अ कॉल। एंड हमेशा इस चीज़ को याद रखें, देखिए अगर आप इस तरह इन छोटे छोटे इश्यूज़ को इग्नोर करते हुए मैरिज कर लेते हैं, बाद में ये छोटे इश्यूज़ आपकी मैरिड लाइफ को बना देते हैं नरक। तो इस तरह आप इस पोटेंशियली बैड मैरिज को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आजकल जैसे टाइम्स चल रहे हैं तो आपको शादी से पहले पूरा एक डीप डाइव एनालिसिस कर लेना चाहिए ऑफ दी अदर पार्टनर। कोई भी चीज़ एज्यूम मत करें एंड शर्म वाले मोड में मत जाएं, शर्म को मारे गोली, शर्म को डाले भाड़ में एंड पूरे अपने क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करें। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं विद ऑल दी आंसर्स एंड आपको अगर पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं फ्रॉम दी अदर पार्टनर, उसके बाद ही शादी के लिए आप प्रोसीड करें फॉरवर्ड टू द मैरिज। एंड इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर फॉरवर्ड करें, बिकॉज पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है, पेरेंट्स एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि अच्छा बेटा ये तो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात पर शादी कैंसिल कौन करता है। तो आप पेरेंट्स को बताएं कि डियर मम्मी जी, डियर पापा जी, ये छोटा फैक्टर नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, दिस मैटर्स अ लॉट। कोर्टशिप के दौरान किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन। तो अपने पेरेंट्स के साथ भी ये आप क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं। एंड आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।